पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश के बीच सीएम धामी पहुंचे चंपावत, नरियार गांव में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बारिश के बाद गौरीकुंड सोनप्रयाग में रोके गए 5000 केदारनाथ यात्री, श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। जिला रेड क्रॉस के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 200 से अधिक लोगों को मिला स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ। कोटद्वार पुलिस ने सौंपे लोगों को 8 लाख के खोए मोबाइल, लोगों के चेहरे पर दिखे खुशी के भाव। रामनगर में एडीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मारा छापा, प्रभारी सब रजिस्ट्रार को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। उपचुनाव को लेकर सीएम धामी एक्शन में है। कल मौसम और क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बीच सीएम धामी सड़क मार्ग से ही चंपावत के नरियार गांव पहुंचे। पहले सीएम धामी को हेली मार्ग के जरिए सभा स्थल पहुंचना था, मगर खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री ने खटीमा से चंपावत तक का सफर निजी कार से पूरा किया। नरियार गांव पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने जनता को संबोधित किया। जोशीमठ हेमकुंड साहिब की यात्रा रविवार से शुरू हो गई है, लेकिन घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। भले ही जल संस्थान की ओर से स्टेट पोस्ट पर रंग रोहन का कार्य पूरा कर दिया गया है, लेकिन इन स्टेट पोस्ट पर अभी भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे तीर्थयात्रियों को पेयजल की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ घोड़े और खच्चरों के लिए भी पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर पानी न होने से घोड़ा खच्चर भी अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं। यात्रा से पूर्व विभाग से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात तो करता है, लेकिन यात्रा के दौरान ये तमाम खामियां नजर आती हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा के ढंडेरा स्थित कैंप कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान काफी संख्या में जनता पहुंची। वहीं कई समस्याओं का विधायक उमेश कुमार ने मौके पर ही निस्तारण किया। आपको बता दें कि विधायक उमेश कुमार लगातार जनता की समस्याओं के समाधान में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार, स्वरोजगार उनकी प्राथमिकताएं हैं, जिनके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रारंभ होने के बाद से अब तक लगभग 50 से अधिक यात्रियों की मौत हो जाने के बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने सतर्कता बरतते हुए यात्रियों को स्वास्थ्य जांच के बाद ही आगे की यात्रा करने की सलाह दी है, जिसके चलते अब तक 2000 से अधिक तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य जाँच कर चिकित्सा की जा चुकी है। बीती 3 मई से प्रारंभ हुई उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के चलते अब तक कई हजार तीर्थयात्रियों का आवागमन चारधाम की यात्रा पर जारी है, जिसके चलते हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई होने के कारण ऑक्सीजन लेवल की कमी होने से अब तक लगभग 50 से अधिक तीर्थयात्री अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने गंभीरता बरतते हुए ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा बस टर्मिनल में स्वास्थ्य विभाग की देखरेख मेडिकल कैंप का संचालन किया है, जहाँ रोज सैकड़ों तीर्थयात्री स्वास्थ्य जाँच के बाद चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं यात्रा से लौट रहे यात्री भी तबियत खराब होने पर अपनी चिकित्सा करा रहे हैं। इस संबंध में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी ने चारधाम यात्रा बस टर्मिनल पर पहुंचकर सफाई, बायोमेट्रिक और स्वास्थ्य कैंप का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने यात्रा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ऋषिकेश के उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी से हम जानना चाहेंगे, जो ये मेडिकल सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और अभी तक कितने मरीजों को देखा जा चुका है? यहाँ पर जो है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, और जिसमें कि हम जो है लोगों का जो हेल्थ का है उसका भी ध्यान रख रहे हैं। जो यात्री हमारे पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है अन्य प्रदेशों के मुकाबले मौसम में सुहाना है, ठंडा है, और जो बाहर से लोग यात्रा करके आ रहे हैं उनको यहाँ जब आते हैं तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसको ध्यान में रखा गया है। इसी दृष्टिगत यहाँ पर जो हमारा हेल्थ विभाग का एक चेकअप केंद्र बना गया है, इसमें मोस्टली अभी तक हमने जो हमारे पास फीडबैक आया है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है लूज मोशन की, खांसी जुकाम और जो लोगों को मौसम से दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर के ही पेशेंट आ रहे हैं, उनको जो है प्राथमिक तौर पर देखा जा रहा है। यदि कुछ सीरियस केस हो रहे हैं तो उनको यहाँ पर जो राजकीय चिकित्सालय है उसमें रेफ़र किया जा रहा है। अभी तक जो रिपोर्ट है हमारे पास 1 मई से लेकर के आज हमारे पास 23 मई तक लगभग 2056 लोग अभी तक जो है देखे जा चुके हैं, और कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं रहा जिसको हॉस्पिटलाइज करना हो, सब जो है नॉर्मल रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये व्यवस्था 24 घंटे? हाँ, ये जो हमारा ये क्लिनिक चल रहा है, एक तरीके से हेल्थ सेंटर चल रहा है, ये 24/7 चल रहा है। इसमें रात को भी ये खुला रहता है, और पेशेंट जो है जो रात की यात्रा सफ़र करके आते हैं, यदि उनको कोई दिक्कत होती है तो उनको देखा जाता है। साथ में जो लोग स्टेशन पर रुकना पसंद करते हैं और उनके ग्रुप हैं, वो होटलों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ कुछ पेमेंट पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे 13 जो है प्रतीक्षालय हैं, वेटिंग रूम है, रैन बसेरे हैं,
उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो कभी किसी को कोई दिक्कत होती है तो रात को भी देखा जाता है। यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, दवाई वितरण के लिए व्यवस्था की गई है। जो डॉक्टर है उनसे हम बात करेंगे। चिकित्सा कक्ष आप देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं औषधि वितरण कक्ष बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो यात्रा पे जाने वाले श्रद्धालु हैं, बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं इधर बैठे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऊपर जो चार धाम में मेडिकल संबंधी तीर्थयात्रियों को समस्या आ रही है, उसको देखते हुए सरकार ने ये एक पहल करी है कि ऋषिकेश से ही जो यात्री हैं वो अपना मेडिकल चेकअप करा करके यात्रा पे रवाना होंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनुषा है, डॉक्टर अनुषा। डॉक्टर साहब, ये किसके द्वारा बनाया गया है चिकित्सा केंद्र? ये सरकार के द्वारा बनाया गया है चिकित्सा केंद्र, ताकि चार धाम में जो भी यात्री हैं उनको अगर दिक्कत आ रही है, खांसी जुकाम भी हो रहा है या किसी को कोई दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो इन सब के लिए पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा यहाँ पे। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो हमारा SPS हॉस्पिटल यहीं नज़दीक में है, यहाँ पे तो हमने अभी प्राइमरी दवाइयाँ रखी हुई हैं उनकी। लेकिन अगर उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी तो वहाँ पे 15 मिनट में हम उन्हें एम्बुलेंस से या फिर पर्सनल हम उनको अटेंड करके उन्हें यहीं अस्पताल में भेज रहे हैं। इस तरह से केदारनाथ में देखा जा रहा है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको क्या कारण मानते हैं आप? अब यहाँ पे यात्री इतने सालों बाद, एक तो कोरोना का टाइम हुआ है, उसके बाद अब इतने सालों बाद यात्रा खुली है, तो उसके बाद यात्री जन मतलब इतने सारे उसमें जा रहे हैं। सरकार ने बल्कि लिमिट भी दी है कि 10,000 या 15,000 जितना जितना जहाँ का है, लेकिन फिर भी मतलब इतने सारे यात्री एकदम से आ रहे हैं। कई बार कोरोना में भी सबकी इम्यूनिटी थोड़ी लूज भी तो हुई है, तो उसकी वजह से अभी ये हो सकता है कि क्या पता उनको ऑक्सीजन में यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि नीचे के मुकाबले ऊपर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम है, इस वजह से भी हो सकता है कारण। यात्रियों को जो केदारनाथ में देखा जा रहा है, जो मौत के जो सामने आ रहा है, उसमें एक ब्रेन हेमरेज, जो हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा है, तो इसका कारण क्या होगा? मेनली दिक्कत ये जिनकी BP हाई प्रॉब्लम रहती है या फिर जिनको शुगर की दिक्कत रहती है, तो जब वो हिली एरियाज़ में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उनका BP ऑलरेडी बढ़ जाता है। जब BP इतना हाई हो जाता है तो उसकी वजह से ही ये ब्रेन हैमरेज जो आप कह रहे हैं, ये उनकी वजह से ही होता है। एक्चुअली BP इज़ मेन प्रॉब्लम। यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं? अभी तो हमें यहाँ पे नॉर्मली जो ये कोल्ड एंड कफ और फीवर और मेनली बॉडी एक के ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखा, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे जो बता रहे थे कि नीचे के वातावरण में और ऊपर का जो वातावरण है उसमें कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ समान नहीं रहती, जिसका असर तीर्थयात्रियों पे होता है और जिस कारण जो मौतों का आंकड़ा है यात्रा में वो बढ़ता जा रहा है। खासकर केदारनाथ में जो देखने को मिल रहा है, आए दिन मतलब वहाँ पर जो यात्री जा रहे हैं उनकी मौतें हो रही हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी यात्रा को सुचारू हुए समय ज़्यादा नहीं हुआ, उसके बावजूद जो यात्रियों की मौतों का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए मैं विनीता कुमार। सोमवार को अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अशोक जोशी ने रामनगर तहसील में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अचानक छापामारी कार्यवाही करते हुए कई खामियां पकड़ी। साथ ही उन्होंने प्रभारी सब रजिस्ट्रार मुकेश कांडपाल को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि लंबे समय से रामनगर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कराने को लेकर लोगों को बेवजह परेशान करने और निबंधन का निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने एक कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि कार्यवाही के दौरान पाया गया कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय से कुछ लोगों की निबंधन की मूल प्रति पात्र व्यक्तियों को 18 मई के बाद से आज तक नहीं दी गई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रभारी सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि सेम डे पर रजिस्ट्री करने के साथ ही उसको निबंधन पत्र उपलब्ध कराए जाए। तो जिलाधिकारी द्वारा मुझे निर्देश दिए गए और मैं आज यहाँ आया हूँ। सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, सभी सब रजिस्ट्रार ये काम करते हैं कि जब भी कोई आदमी आता है तो उसको इजीली बता देते हैं कि भाई ये डेटा जो आपने डाला है ये सही है, इसकी कमी है, इसको कर दो। तो इससे क्या होता है कि एक जनता में भी विश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई जो अधिकारी है वो सपोर्टिव है। तो शायद इसमें इस पार्ट में भी इस स्तर पे कुछ लैकिंग है, तो ये सब रजिस्ट्रार को ये निर्देशित किया गया है कि वो इसको इम्प्रूव करें। दूसरा, जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है आदमी की, तो उसके बाद उसकी जो निबंधन का जो डॉक्यूमेंट है वो उसको वापस किया जाता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और उसमें 1 या 2 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि वो ये जितनी रजिस्ट्रियाँ होंगी उन सब निकलेंगी, फिर उनको ये स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद अपना डाटा रखते हैं, फोटोकॉपी निकलती है। तो
प्रयास ये होना चाहिए कि दूसरे या तीसरे दिन जो भी व्यक्ति है उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, वो उसको रिसीव करा दिया जाए। तो कुछ ये भी शिकायतें आ रही थी कि कुछ पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कई लोगों का जो है लंबे समय तक रोका जाता है। आपके ऑफिस, देखिए सरकारी ऑफिस में कई काम होते हैं, लेकिन जनता का भी अपना एक काम है ना, मेन काम तो जनता का है। तो पहले आपने अपने अदर जो अन्य ड्यूटीज हैं उनके साथ साथ उस ड्यूटी को पहले परफॉर्म करना है जो जनता से लगी हुई है। भाई जनता जमीन खरीदेगी इसलिए तो सब रजिस्ट्री ऑफिस बना है, अगर जनता ही नहीं होगी तो फिर सब रजिस्ट्री ऑफिस क्या करे। तो जो निबंधन हमारी नियमावली है, जो स्टैंप एक्ट है, उसके अनुसार सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी व्यक्ति यदि अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण करता है, चाहे खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में केवल और केवल निबंधन शुल्क अदा करना है। बाकी स्टैंप ड्यूटी, देखिए आजकल ई स्टैंपिंग होती है तो वो पहले ही अपना स्टैंप ड्यूटी स्टैंप वेंडर से स्टैंप खरीद के ले आते हैं। तो यहाँ पर जो 2% निबंधन शुल्क है उसका भी नियम ये है कि 2% अधिकतम 25,000, मतलब 25, अगर आपका निबंधन शुल्क 2% के हिसाब से 25,000 से ज़्यादा आ रहा है तो तब भी आप 25,000 जमा करेंगे। अगर 25,000 से कम आ रहा है, माना 18,000 आ रहा है तो 18,000 करेंगे। केवल ये पैसा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको जमा करना होता है, और जब उसका डीड जब एग्जीक्यूट होती है तो उसी के पीछे उसकी रिसीविंग भी आ जाती है, जो उसकी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से जो उसको डॉक्यूमेंट मिलता है। तो केवल ये पैसा यहाँ देना है। दूसरा, चूँकि नहीं, देखिए अभी जो इनका मैंने देखा, इसमें केवल जो अभी जो प्रथम दृष्टिया जो दिख रहा है, 18 मई की जो इनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं या निबंधन, वो व्यक्तियों को वो जो डॉक्यूमेंट है वो उनको हस्तांतरित नहीं हुआ है। सब रजिस्ट्रार का कहना है कि इस बीच में यहाँ ऑडिट भी चल रहा था और 18 से 22 आप देखेंगे तो 3-4 दिन का है, और इतना वैसे तो ये सेम डे हो जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में चलिए दूसरे या तीसरे दिन 4 दिन का फिर भी माना जा सकता है। मतलब होना ये चाहिए कि ये टाइम पे। जिला रेड क्रॉस शाखा देहरादून और स्वास्थ्य हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कल बीती 22 मई को प्राचीन शिव मंदिर रीठा मंडी निकट मुस्लिम कॉलोनी लक्की बाग देहरादून में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला प्रबंधन समिति सदस्य विकास कुमार द्वारा स्वागत संबोधन और विचार गोष्ठी से हुआ, जिसमें यूथ रेड क्रॉस कमेटी के चेयरमैन अनिल वर्मा और जिला रेड क्रॉस सचिव कल्पना बिस सहित अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रबंधन समिति सदस्य पद्मिनी मल्होत्रा द्वारा किया गया। इस निःशुल्क कैंप में 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। जिला रेड क्रॉस समिति द्वारा स्वास्थ्य हॉस्पिटल न्यू रोड निकट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के समस्त चिकित्सकों और टेक्नीशियनों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह और रेड क्रॉस के संस्थापक सर हैरी ड्यूनॉट का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत तहसील बंगापानी से मवानी दवानी आलम डारमा को जोड़ने वाला मुख्य झूला पुल का मरम्मत कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते NSUI के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का आभार जताया। आपको बता दें कि बीते दिन मुंशियारी निवासी NSUI के जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू ने पिथौरागढ़ पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर जर्जर हालत में पड़ी झूला पुल के मरम्मत कार्य कराने को लेकर पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष चौहान और लोक निर्माण विभाग अशकोट के अधिशासकीय अभियंता को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने तुरंत कार्यवाही करते हुए लोक निर्माण विभाग अस्कोट को इसकी जानकारी दी। वहीं हरकत में आते हुए विभाग ने तुरंत झूला पुल का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें NSUI जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का आभार जताते हुए उनका धन्यवाद किया। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बीते दिन पिथौरागढ़ पहुंचकर जिलाधिकारी जी को मेरे द्वारा बंगापानी से आलम डारमा को जोड़ने वाली झूला पुल की जर्जर हाल को अवगत कराया गया, जिससे जिलाधिकारी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी जी का मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संचार के इस युग में मोबाइल आज हर एक व्यक्ति की जरूरत बन चुका है। महिला, पुरुष, नौजवान, हर एक व्यक्ति के पास आज आपको महंगे से महंगा मोबाइल मिल जाएगा। मोबाइल आज जीवन का मुख्य आधुनिक यंत्र बन चुका है। आज हर व्यक्ति इस मोबाइल को बड़े ही सावधानी पूर्वक अपने पास रखता है, मगर कभी कभी ये खो जाते हैं। खोए मोबाइल को पाने का एक ही रास्ता बचता है, वो है पुलिस का साइबर यूनिट। आप उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाइए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। ऐसे ही 55 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल लौटाकर कोटद्वार की साइबर यूनिट ने उनके चेहरों पर खुशियां लाई। वहीं चेहरे पर खुशियों के भाव लेकर लौटे लोगों ने कहा कि उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने आज बड़ा ही प्रशंसनीय काम किया है, जिसका वो हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ज़्यादा सराहनीय कदम है पुलिस के द्वारा, और मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस की जो टैगलाइन है मित्र पुलिस, ये वास्तव में उसे चरितार्थ करती है। एक कॉमन आदमी की जो सोच होती है, ज़रूरत होती है पुलिस में जहाँ तक होती है, अगर उसकी अपेक्षाएं पूरी हो जाए, अगर हमारा मोबाइल खोया हुआ हमें मिल जाए, तो अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और पुलिस का इस तरीके से जो रोल है, विशेषकर मैडम का और SOG के सभी जितने भी यहाँ पे मोहम्मद अकरम जी हैं और आपके हरीश जी हैं, उनके अलावा जितने भी स्टाफ लोग हैं,
वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका जो है दोबारा हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। इस प्रकार से पुलिस कार्य करती रहे तो जनता का विश्वास और बढ़ता रहेगा और एक अच्छा संदेश इसका जो है समाज के ऊपर जाएगा। लगभग 3-4 महीने से कई सारी हमारे पास शिकायतें थी जिनके मोबाइल्स खोए हुए थे, तो हमारी CIU की टीम CO विभव सैनी और मोहम्मद अकरम, कांस्टेबल अमरजीत, अनिल सब उसमें लगे हुए थे और हम लोगों ने आज लगभग टोटल 55 मोबाइल्स हैं जो बरामद किए हैं, जिनकी लगभग कीमत 8.5 लाख से ऊपर है। तो बहुत बढ़िया हमारी टीम ने काम किया है लग के इस तरह से, क्योंकि दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर कई जगह से ये मोबाइल्स हमें बरामद हुए हैं। तो आज लोग भी काफ़ी खुश हैं, उनके खोई हुई संपत्ति उनको हमने लौटाई है। तो काफ़ी सराहनीय कार्य CIU की टीम ने किया है। विकासखंड मुनस्यारी में राजकीय माध्यमिक शिक्षा संघ ब्लॉक इकाई का गठन सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से राजकीय इंटर कॉलेज में मुनस्यारी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन कैलाश कोरंगा द्वारा किया गया। शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई का गठन, चुनाव अधिकारी सहित विभिन्न स्कूलों से अध्यापक शामिल रहे। इस अवसर पर सभी विजयी सदस्यों को जिला मंत्री प्रवीण रावल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खटीमा के पचपेड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंद्र सिंह राणा ने खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी पर बीते विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के दौरान बिना किसी सहमति और बिना किसी टेंडर के पार्टी के व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से काम करने का गंभीर आरोप लगाया था। वहीं उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के पिता साधु सिंह नामधारी, जो वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हैं, उन पर भी आरोप लगाते हुए शिकायत की थी कि ब्लॉक प्रमुख ने टेंडर की रकम और स्वयं की फर्म के नाम पर भी रकम बिना किसी सहमति के और मनमाने तरीके से निकाली है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के घर पर लाइट लगाकर, घर का आंगन पक्का कराकर, घर पर नल लगवाकर, घर और दुकानों पर बेंच लगवाकर ग्रामीण क्षेत्र का पैसा शहरी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र का पैसा ग्रामीण क्षेत्र में खर्च कर व्यक्ति विशेष को वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए कुल 12 बिंदुओं पर जांच की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा जांच समिति बनाकर क्षेत्र में जांच कराई गई। वहीं जांच कमेटी द्वारा जांच के बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई, जिस संदर्भ में ब्लॉक प्रमुख को उच्च स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य पचपेड़ा से हूँ, रविंद्र सिंह राणा, तो ब्लॉक प्रमुख जी ने जो हमारे यहाँ पर बिना किसी के सहमति के, किसी मेंबर की सहमति के और मनमर्जी तरीके से, मनमाने तरीके से क्षेत्र में कार्य किया और कार्य के साथ साथ इन्होंने अपना कार्य किया। अपने पिताजी के नाम से पैसा भी इन्होंने निकाला, जो टेंडर जो वो हुआ कार्य उनके पैसे भी पिताजी के नाम से निकाले और उसके बाद अपनी फर्म है उन फर्मों के नाम से भी निकाला गया। और चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा था, आचार संहिता के दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्य एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए, एक पार्टी के व्यक्ति को लाभ देने के लिए इन्होंने किसी के घर के सामने अगर खंबा है तो खंबे में कह दिया भाई लाइट लगा देंगे, वोट इनको करना, तो लाइट लगा दी गई। कई 4 घरों के बीच के नल लगा दे रहे हैं, तुम वोट नहीं करना, वो किया। किसी के यहाँ पर बेंचें, अगर दुकान के सामने बेंच डालनी है बेंच डाल दी, किसी के घर के सामने आंगन पक्का करना है तो आंगन पक्का कर दिया। तो ऐसे करके क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए और कार्य के साथ साथ उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र का पैसा शहरी क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता है, तो शहरी क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का पैसा बिंचे जैसे शमशान घाट और आपके यहाँ पर हमारे कोर्ट में, परिसर में, मंदिरों में, उसके बाद हमारे थाने में, तो ऐसा करके कई जगह ग्रामीण क्षेत्र के पैसे को यहाँ पर भी लगाया है। जिन कुर्सी जो बिंचे डाली हैं उनमें लिखा भी है राज्य वित्त 2020-21 का पैसा। इस तरह से इन्होंने कार्य किया बगैर, बिना किसी अनुमति के, बगैर उसके टेंडर से सब कार्य कर दिया है। जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय जी ने एक जांच कमेटी गठित की थी, तो जांच कमेटी आई थी, उन्होंने देखा, 2-3 गांव का उन्होंने भ्रमण किया। 2-3 गांव में बहुत सारी खामियां मिली, लोगों के आंगन पक्के पाए गए और इस तरह से लाइटें और ये सब चीज़ें मिली। तो जांच गई है, जांच में उन्होंने शायद अभी स्पष्टीकरण मांगा है ऊपर से, शासन से, तो शासन से भी आ गया है। मैंने जांच शासन को भी भेजी थी, तो आ गया है। अभी क्या होना है, अभी जांच वो मांगा है, जवाब मांगा है। स्थानीय सदस्य PTC राणा जी की 12 बिंदुओं की एक जो शिकायत थी, उसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति बैठाई गई थी। जांच समिति ने विभिन्न बिंदुओं पर, जो 12 बिंदुओं की है, उस पर जांच की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट DM सर को सौंप दी है। DM सर के द्वारा वह रिपोर्ट आगे प्रेषित की गई है निदेशक महोदय पंचायती राज विभाग को और उनके द्वारा एक कारण बताओ नोटिस माननीय प्रमुख
क्षेत्र पंचायत खटीमा को प्रेषित किया गया है और उनसे 2 सप्ताह के अंदर में अभी अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। ये पंचायती राज एक्ट या अधिनियम की धाराओं के अनुसार जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उन्हें स्वयं अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उनके स्थान पर उनके कोई पारिवारिक सदस्य या अन्य रिश्तेदार उनके स्थान पर भूमिका संपादन नहीं कर सकते। जनपद नैनीताल के भीमताल विकास भवन में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए प्लान बनाया जाए जिससे पलायन रुक सके। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक कुमाऊनी भाषा में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए और जनकवि गिरदा के गीतों को स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाए। इस मौके पर तमाम नैनीताल जनपद के अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।